क्लासेस के YouTube चैनल पे मैं सुभाष जयपाल आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने जो इलेक्शन थ्योरी का क्रैश को स्टार्ट कर रखा था उसकी आज अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें टॉपिक चल रहा था डीसी जनित्र। किसके बारे में बात कर रहे थे? डीसी जनित्र ये पढ़ रहे थे। इसमें अपने क्या पढ़ा था कल? अपने इसमें दो प्रकार के जो प्रभाव थे, तो आज में से रिएक्शन और कम्यूटेशन आपने पढ़ ली है। आज अपने जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे डिस्टिलेटर की दक्षता। इसके बारे में बात करेंगे, दक्षता व हानियां। क्या करेंगे? दक्षता व हानियां, यानी एफिशिएंसी और लॉसेज के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। जैसे सिंपल में अगर बात करता हूं यहां पे, तो मेरे पास दक्षता या एफिशिएंसी है क्या, यानी दक्षता मेरे पास क्या है, दक्षता होती क्या है? आपने सभी ने पढ़ा है कि दक्षता है ना, दक्षता जो आपके पास एफिशिएंसी है उसके बराबर क्या होता है? तो वो होता है आउटपुट प्लस इनपुट का अनुपात। आउटपुट प्लस इनपुट का अनुपात, इसे अपने क्या कहते हैं? दक्षता। से लिखने का प्रतीक क्या होता है? नीटा होता है। जैसे मैं सिंपल अगर बात करता हूं यहां पे, तो नीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आउटपुट बटा, अगर मेरे को इनपुट निकालनी है, जैसे मैं अगर बात करूं इनपुट, इनपुट बराबर क्या होता है? तो वो होता है आउटपुट प्लस लॉसेज। यानी अगर आप आउटपुट के साथ लॉसेज को जोड़ देते हो तो आपके पास क्या आता है? इनपुट आ जाता है। यानी मैं लिख सकता हूं इसको हिंदी में, ये लिखा जाता है, ये क्या होती है? इनपुट। इनपुट निवेशी होती है, निर्गत होती है, जिसको बोलते हैं निवेशी शक्ति। क्या बोलते हैं? निवेशी शक्ति। ये इनपुट है वो आपके पास क्या है? तो इनपुट आपके पास क्या है? तो वो इसकी क्या है? निवेशी शक्ति है। ये इनपुट की जो वैल्यू आ रही है वो निवेशी शक्ति में आ रही है, तो आउटपुट क्या आपके पास? तो आउटपुट इसकी क्या है? वो है निर्गत शक्ति। क्या है? निर्गत शक्ति। तो आपके पास जो आउटपुट की वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? निर्गत। क्या बोलेंगे? निर्गत शक्ति। प्लस में क्या आ जाएंगे? लॉसेस का मतलब होती है हानियां। क्या होती है? हानियां। यानी निर्गत शक्ति के अंदर अगर आप निवेशी शक्ति जोड़ते हो तो आपके पास क्या आ जाती है? निर्गत शक्ति में अगर आप हानियां जोड़ते हो, सॉरी, निर्गत शक्ति में अगर आप हानियां को जोड़ते हो या लॉस को जोड़ते हो तो आपके पास क्या आती है? उसकी इनपुट या उसको बोलते हैं उसकी निवेशी शक्ति आ जाती है। तो मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं, क्या? आउटपुट प्लस लॉसेज। क्या लिखेंगे? लॉसेज। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? दक्षता कहलाती है। यानी नॉर्मल सी बात है, अगर आपको लॉसेज को निकालना है, क्या निकालने हैं? लॉसेज निकालने हैं, या आपको हानियां निकालनी है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इनपुट में से आउटपुट को क्या कर देंगे? घटा देंगे, और इनपुट व आउटपुट का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? आपका लॉसेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉसेज कहलाएगा। इसके कारण हमेशा एक चीज का ध्यान लेना, इनपुट की वैल्यू आउटपुट से हमेशा ही क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि बीच में क्या होता है दोस्तों? लॉस हो जाते हैं, या क्या होती है? क्षतियां हो जाती है। तो ये लॉसेस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। पहले बात करेंगे अपने हानियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा उसमें पढ़ेंगे अपने हानियां, उसके बाद इसकी बात करेंगे, अपने दक्षता की बात करेंगे। यानी इनपुट और आउटपुट निकालने से पहले दोनों के बीच में एक चीज आती है, उसको बोलते हैं दक्षता, सॉरी लॉसेज बोलते हैं या बोलते हैं हानियां। वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से लॉसेज जो डिस्टिलेटर के अंदर होते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। यानी आपकी इनपुट शक्ति कभी आउटपुट के बराबर नहीं हो सकती। रीजन क्या है? क्योंकि बीच में क्या होते हैं? लॉस होते जाते हैं, और उसके बीच में क्या होती है? हानियां हो जाती है। अब देखो, अब अगर मैं यहां पे एक बात करूं सिंपल सी, किसकी बात करूं? कि आपके पास जो हानियां है ना, हानियां, या आपके पास जो लॉसेज है, क्या है? लॉसेज। वो कितने प्रकार के होते हैं?
दोस्तों लॉस दो प्रकार के अपने यहां पे यूज करते हैं। एक तो कौन सी होती है, दो प्रकार के लॉस आप यूज करते हो, जैसे एक तो होती है आपके पास स्थिर हानि, क्या बोलते हैं कांस्टेंट लॉस, या बोलते हैं स्थिर क्षति। क्या बोलते हैं स्थिर क्षति, इसको आप ये लिख सकते हो स्थिर क्षति। कांस्टेंट लॉस क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट लॉस है, इसको बोलेंगे स्थिर क्षति होती है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है, स्थिर रहती है, इसकी वैल्यू का मान चेंज नहीं होता। दूसरा कौन सा होता है वेरिएबल लॉस, या इसको बोलते हैं अस्थिर क्षति, या इसको चर क्षति भी कहते हैं, चर क्षति, या इसको बोल सकते हो आप अस्थिर क्षति, एक ही बात है। तो दो प्रकार के लॉस है ये, एक तो क्या होता है कांस्टेंट है और एक क्या है वेरिएबल है, एक लोड के साथ बदलता रहता है, जैसे कॉपर लॉस हो गया। एक ऐसा लॉस है जो लोड के साथ क्या रहता है स्थिर रहता है, जैसे आपके पास नॉर्मली आप क्या पढ़ते हैं इसमें आयरन लॉस पढ़ते हैं, क्या आयरन लॉस क्या रहेगा कांस्टेंट रहता है, मैकेनिकल लॉस हो गया। समझ में आ गई मेरी बात दोस्तों, यानी वह क्षति जो भार के साथ नहीं बदलती। अगर भार आपका चाहे 50% का लोड चल रहा है, चाहे 25% का लोड चल रहा है, चाहे वो शून्य लोड है या नो लोड है, या वो 100% लोड पे है, चाहे वो ओवरलोड है, ये क्षति नहीं बदलती, इसको बोलते हैं स्थिर क्षति। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात, बिल्कुल सिंपल है। अस्थिर क्षति का मतलब क्या होता है, वह क्षति जो भार के साथ बदलती रहती है, भार के साथ क्या होती है बदलती है, उसको क्या बोलते हैं अस्थिर क्षति कहते हैं। जैसे कॉपर लॉस बदलता है, क्या बदलता है कॉपर लॉस भार के साथ क्या होता है बदलता रहता है, 50% लोड पे अलग आता है, 20% लोड पे अलग आता है, 100% लोड पे अलग आता है। तो जो लोड या जो क्षति जो भार के साथ क्या होती है बदलती है, उसको चर क्षति या क्या बोलते हैं अस्थिर क्षति कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये जो स्थिर क्षति है ना, ये जो आपके पास कांस्टेंट क्षति है, इसके आगे जाके दो भाग हो जाते हैं। इसके कौन कौन से, एक तो इसमें आती है कौन सी कोर लॉस आता है, क्या बोलते हैं कोर लॉस, क्या बोलते हैं कोर लॉस। कोर लॉस को क्या बोलते हैं लोहा क्षति भी कहते हैं, लोहा क्षति। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात, या इसको बोलते हैं कोर लॉस, क्या बोलते हो कोर लॉस। एक होती है यांत्रिक क्षति, इसको बोलते हैं मैकेनिकल लॉस, यांत्रिक क्षति। एक तो कोर लॉस का मतलब जो आर्मेचर की कोर है, क्या है दोस्तों, जैसे मेरे पास सिंपल सी बात है, ये एक मेरा डीसी का जनरेटर है, यहां पे एन पोल बना हुआ है, यहां पे आपका एस पोल है। समझ में आ गई मेरी बात। और ये आपके पास क्या है दोस्तों आर्मेचर है, क्या है आर्मेचर, यहां पे आर्मेचर की ये क्या चालक डाल रखे हैं, ये चालक आर्मेचर की। समझ में आ गई बात। तो ये तो क्या इसका ये भाग है, इसको तो बोलेंगे वाइंडिंग, क्या बोलेंगे वाइंडिंग। अब जो ये भाग है ना, इसको क्या बोलेंगे कोर कहते हैं, कोर क्या कहते हैं कोर। इस कोर के अंदर जो लॉस होता है ना, उसको बोलते हैं लोहा क्षति या आयरन लॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं आयरन लॉस, क्या बोलते हैं कोर लॉस बोलते हैं, की बात होगी। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात, यानी ये कोर लॉस होगा, इसके अंदर होगा, यानी आर्मेचर की कोर के अंदर क्षति होती है जो हीट में कन्वर्ट होती है, बाद में किस में कन्वर्ट होता है हीट में। जो लॉस होगा वो किस में कन्वर्ट होता है, लगभग सारे के सारे लॉस किस में कन्वर्ट होते हैं, हीट में कन्वर्ट होते हैं, उष्मा में बदल जाते हैं। तो वही बात है, यहां पे इस कोर के अंदर जो लॉस हो रहा है, जो क्षति हो रही है, उसको क्या बोलेंगे लोहा क्षति कहते हैं, या क्या बोलते हैं आयरन लॉस कहते हैं, या उसको बोलते हैं कोर क्षति। दूसरी बात है यांत्रिक क्षति, या इसको बोलते हैं मैकेनिकल लॉस, क्या बोलते हैं मैकेनिकल लॉस। अब ये जो मैकेनिकल लॉस है ना, ये कहां पे होता है, ये घर्षण के कारण होता है, जैसे कंप्यूटर के घर्षण के कारण से हो गया,
समझ में आ गई मेरी बात। कम्यूटेटर घर्षण हो गया, बेरिंग के घर्षण के कारण से होता है। तो ये घर्षण के कारण जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल क्षति या बोलते हैं यांत्रिक क्षति कहा जाता है। क्या बोलते हैं, यांत्रिक क्षति या बोलते हैं मैकेनिकल क्षति। तो दोस्तों ये कहां पे होता है, ये घर्षण के कारण, जैसे बेरिंग में हो गया, कम्यूटेटर सेगमेंटों पे घर्षण हो रहा है कार्बन के साथ। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये घर्षण के कारण लॉस होता है। किसके कारण से लॉस होता है, ये घर्षण के कारण लॉस होता है। और जो घर्षण के कारण लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं अपने, यांत्रिक क्षति कहा जाता है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। इसके बाद देखो आप, अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद आता है अस्थिर क्षति, जो भार के साथ क्या होती है, बदलती रहती है, अस्थिर क्षति कहा जाता है। जैसे इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं आगे जाके, वो देखो कौन कौन से की मैं अगर बात करूं कि यहां पे जाके इसके भी आगे जाके दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं। तो इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं, इसमें एक तो कौन सा पार्ट हो गया, एक इसमें हो गया दोस्तों कौन सा, तांबर क्षति, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस। एक तो तांबर क्षति क्या होती है, तांबर क्षति। एक होता है स्ट्रे क्षति, इसको बोलते हैं स्ट्रे क्षति। यहां पे एक लॉस और आता है स्ट्रे, ये लॉस, यानी कॉपर लॉस। और एक इसमें और आता है, लगभग ये 1% होता है, इसकी वैल्यू बहुत कम रहती है स्टे लॉस का मान। ये मान इसका लगभग कितना रहता है, 1% रहता है। सभी के मान नोट करिए, बिल्कुल न के बराबर होते हैं, इसको स्टे लॉस बोलते हैं, स्टे क्षति कहा जाता है। तो इसके जाके आगे जाके दो पार्ट हो जाते हैं, तो कॉपर लॉस हो जाता है और एक कौन सा हो जाता है दोस्तों, स्टे क्षति हो जाती है। कौन सी हो जाती है, स्टे। तो ये स्टे क्षति लगभग क्या होते हैं, स्टे क्षति का मान लगभग 1% होता है। इसके आगे जाके दो भाग बंटेंगे, पढ़ेंगे अपने बात इसकी। अब देखो ये जो लोहा क्षति है ना, लोहा क्षति जो कोर के अंदर होती है, इसके आगे जाके दो पार्ट भी बन जाते हैं। ये भी कितने पार्ट में बन जाती है दोस्तों, दो पार्टों में बन जाती है। कौन कौन से, एक तो इसमें कौन सी हो जाती है फिर, भंवर धारा क्षति। क्या बोलते हैं इसको, भंवर धारा क्षति। इसको अपने क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडिगन क्षति कहते हैं, डब्ल्यू से लिखा जाता है, इसको एडिगन क्षति कहते हैं। ये एक लोहा क्षति का भाग है। और एक इसका हो जाता है भाग स्थिल्य क्षति। क्या बोलते हैं, स्थिल्य क्षति। इसको अपने डब्ल्यू से लिखते हैं स्टेसिस क्षति। क्या बोलते हैं, स्टेसिस लॉस। तो ये लोहा क्षति आगे जाके दो भागों में बढ़ती है, भंवर धारा क्षति और स्थिल्य क्षति यानी स्टेसिस क्षति। अब ये देखो यांत्रिक क्षति या मैकेनिकल क्षति की बात करूं तो ये भी आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो था विंडोज लॉस, एक फ्रिक्शन लॉस, यानी एक तो था वायु घर्षण लॉस, वायु घर्षण क्षति, जिसको विंडोज लॉस कहते हैं, विंडोज लॉस। लॉस। और एक होता है फ्रिक्शन लॉस यानी घर्षण क्षति। एक इसका पार्ट कौन सा जाता है, घर्षण क्षति। यानी ये तो वायु घर्षण के कारण होती है। किसके कारण से होती है, वायु घर्षण के कारण होती है। ये किसके कारण होती है, कम्यूटेटर हो गया, बेरिंग के कारण होती है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉस। तो ये इसको बोल सकते हो, आप इसका लिख सकते हो घर्षण क्षति। क्या लिख सकते हो, घर्षण क्षति, जिसको फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। क्या कहते हो, फ्रिक्शन लॉस। लॉस ये भी आप लिख सकते हो, एक ही बात। यानी ये कहां पे हो रही है, तो ये किसके कारण से हो रही है, तो ये कम्यूटेटर में घर्षण हो रहा है कार्बन के साथ, बेरिंग में घर्षण हो रहा है, उसके कारण से लॉस होता है। इसको घर्षण क्षति सीधा कहा जाता है। ये हार्ड घर्षण है, ये क्या वायु घर्षण के कारण से होती है। अब देखो, अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉस कहा जाता है, फ्रिक्शन लॉस। ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो, इसके बाद बात करूं कॉपर लॉस की, ताम्र क्षति।
तो इसके भी आगे जाकर कितने भाग हो जाते हैं? 2 भाग। कॉपर लॉस के कौन कौन से? एक तो होती है आर्मेचर तांबा क्षति, आर्मेचर तांबर क्षति ये हो जाती है। आर्मेचर लॉस हो गया, इसका मतलब आर्मेचर कॉपर लॉस हो गया। और एक इसमें कौन सा आता है? फील्ड कॉपर लॉस, क्षेत्र तांबर क्षति। और एक इसमें एक भाग और भी आता है जिसको क्या बोलते हो? कार्बन बुर्स प्रतिरोध, कार्बन बुर्स प्रतिरोध क्षति। एक ही बात है जिसको बाद में किसमें शामिल कर लेते हैं? आर्मेचर लॉस के अंदर शामिल कर लिया जाता है। अब ये जो स्ट्रे लॉस है ना, ये कहां पे होता है? तो स्ट्रे लॉस की जो वैल्यू आती है वो लगभग कितनी रहती है? 1% होती है। इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो एक तो होता है कॉपर स्ट्रे लोड लॉस और एक होता है को स्ट्रे लोड लॉस। यानी इसके भी आगे जाके 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो कौन सा हो जाता है इसका भाग? इसका भाग एक तो हो जाता है दोस्तों कौन सा? इसको अलग कर देता हूं। एक तो जाता है कॉपर लोड स्ट्रे लॉस और एक हो जाता है आयरन लोड स्ट्रे लॉस। ये लगभग क्या रहता है? न के बराबर रहता है। अब देखिए, यानी अपने जो लॉस है उनको इस प्रकार से 4-5 भागों में बांटा जाता है अलग अलग। सबसे पहले मैं बात करता हूं अगर, तो आपके पास जो हानियां यानी क्या है? लॉसेज हैं। क्या है? ये जो लॉसेज हैं इसको 2 भागों में बांटा गया। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। एक आता स्थिर क्षति और एक आती है कौन सी? अस्थिर क्षति। कौन सी आती है? अस्थिर क्षति। स्थिर क्षति कौन सी है? वह क्षति जो भार के साथ नहीं बदलती, उसको क्या बोलते हैं? स्थिर लॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर लॉस या कांस्टेंट लॉस कहा जाता है, जो भार के साथ नहीं बदलता, जो शून्य लोड से पूर्ण भार तक क्या रहता है? समान रहता है। अब देखो इसमें क्या आता है? क्या आती है? लोह क्षति। क्या आती है? लोह क्षति। लोह क्षति के आगे जाके कितने भाग हो गए दोस्तों? 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से भाग हो जाते हैं? तो लोह क्षति के 2 भाग है। एक तो होता है कौन सा? भंवरद्वारा क्षति और एक कौन सा होता है? स्थिल्य क्षति। कौन सा? भंवरद्वारा क्षति और एक कौन सा होता है? स्थिल्य क्षति। यानी एक तो भंवरद्वारा लॉस है और एक कौन सा है? स्थिल्य क्षति है। और उसके बाद यांत्रिक क्षति यानी मैकेनिकल लॉस। ये कहां पे होता है? लॉस की तो कोर के अंदर होती है। आर्मेचर की कोर के अंदर होता है ये लॉस, इसको कोर लॉस या लॉस कहते हैं। एक भंवरद्वारा क्षति, इसको पढ़ेंगे डिटेल से, और एक बोलते हैं स्टेट क्षति या स्थिल्य क्षति। इसके बाद मैकेनिकल लॉस, इसकी बात करेंगे। मैकेनिकल लॉस, अब मैकेनिकल लॉस जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो मैकेनिकल लॉस जो होता है वो किसके कारण से होता है? वो घर्षण के कारण से होता है। उसके 2 पार्ट हैं। एक तो घर्षण क्षति, कौन से? कम्यूटेटर पे घर्षण हो रहा है, बेरिंगों में घर्षण हो रहा है, उसके कारण उसके एक वायु घर्षण क्षति। 2 प्रकार से होता है। इसकी जो वैल्यू आती है लगभग, इसका जो मान होता है वो होता है 10 से 20%। कितनी वैल्यू होती है? 10 से 20%। यानी यांत्रिक क्षति का जो मान होता है वो कितना होता है? 10 से 20% होता है। उसके साथ में अगर कॉपर लॉस की बात करता हूं तो कॉपर लॉस का मान होता है वो कितना होता है? सबसे ज्यादा 30 से 40%। कौन सा? कॉपर लॉस। इन कॉपर लॉस की क्षति है उसका मान कितना होता है? तो वो 30 से 40%। और आपके पास उसके बाद के स्टेज ये चर क्षति में दूसरा पार्ट जो मेंटेन करे कॉपर लॉस में अगर आप यूज करें तो कॉपर लॉस की वैल्यू आती है वो 30 से कितनी आती है? 40% आती है। 30 से कितनी होती है? 40%, जो किसका मान होता है? कॉपर लॉस। और कॉपर लॉस में किसका मान होता है? तो ये आती है आर्मेचर तांबर क्षति। कौन सी? आर्मेचर तांबर क्षति। अब जो फिर तांबर क्षति है ना, इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू वो होती है 20 से 30%। 20 से 30%। यानी आपको ये पूछ भी सकता है। और इसका जो मान होता है वो लगभग न के बराबर होता है। लगभग इसकी वैल्यू आती है वो आती है 1%। कितना होता है ये? 1% होता है। अब देखो सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो होता है आर्मेचर तांबर क्षति। ये चीज का ध्यान रख लेना।
उसकी जो वैल्यू होती है वो 30 से 40% होती है। उसके बाद फील्ड तांबर स्थिति की वैल्यू का होता है 20 से 30%। सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो ऐसी स्थिति में ही आता है, यानी आपका कॉपर लॉस उससे क्या होता है, ज्यादा होता है न कि लोहा क्षति से। आपका मैकेनिकल लॉस होता है वो लगभग कितना होता है, वो 10 से 20% होता है, 10 से 20%। इसका मान बिल्कुल क्या रखा जाता है, लो ही होता है। तो ये चीजें नॉर्मली ध्यान रखना। आपको वो ये भी पूछ सकता है कि डीसी के चित्र में सबसे ज्यादा क्षति कहां पर होती है, या सबसे ज्यादा लॉस कौन सा होता है, तो वो होता है आर्मेचर तांबर क्षति। कौन सी? आर्मेचर तांबर क्षति, ये सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आप अगर बात करोगे तो कौन सी होती है, फील्ड तांबर क्षति। उसके बाद यांत्रिक क्षति, और उसके बाद लोहा क्षति, और उसके बाद स्ट्रेस क्षति। ये चीज का ध्यान रखना। इसकी वैल्यू लगभग क्या रखी जाती है, बिल्कुल निम्न होती है, 5 से 7% की वैल्यू होती है लोहा क्षति का मान। तो ये चीजों का ध्यान रखना। मैकेनिकल लॉस 10 से 20% होता है, मैकेनिकल लॉस 10 से 20% होता है। तांबर क्षति में आर्मेचर तांबर क्षति का मान सबसे ज्यादा क्षतियों में 30 से 40% होता है, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होती है। आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान तो कम होता है, परंतु यहाँ पे धारा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस होता है ना आर्मेचर का, वो IA में क्या होता है, RA। तो ये धारा ज्यादा होने के कारण धारा के वोल्टेज के समानुपाती इसका लॉसेज है। तो सबसे ज्यादा जो लॉस होगा वो आर्मेचर कौन सी होगी, तांबर क्षति होगी। इसके बाद कौन सी होगी आपके पास, फील्ड तांबर क्षति होती है। तो ये दोस्तों अपने लॉस है, इस प्रकार से इनको क्या करके डिवाइडेशन किया जाता है। अब देखो आर्मेचर तांबर क्षति कहां पे होती है, तो आर्मेचर के अंदर होती है, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण से होती है। फील्ड वाली कहां पे, फील्ड के रेजिस्टेंस के कारण से होती है। ये कार्बन क्षति ये लगभग किसमें शामिल कर दी जाती है, बाद में आर्मेचर में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन के रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे भी क्या होती है, कॉपर लॉस होता है। उसके बाद देखो स्ट्रेस क्षति, ये कौन सी होती है, कॉपर लोड स्ट्रेस क्षति आ जाती है, और ये कौन सी होती है, आयरन लोड स्ट्रेस क्षति आती है। इसका मान बिल्कुल क्या होता है, निम्न होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1% होती है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद मैं लॉसेस की बात करता हूं कि क्षतियां किस प्रकार से होती है, कौन क्षति कहां पे होती है, उसकी अपने बात करेंगे। वो देखो आराम से। कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करके मेरे को बता भी सकते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं यहां पे 1 नंबर, तो अपने किसकी बात करेंगे, स्थिल्य क्षति। स्थिल्य WS से लिखा जाता है स्थिर क्षति, WS से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्थिर क्षति कहते हैं। अब ये होती कहां पे, तो मैंने बात की थी स्थिर स्थिति का भाग है आर्मेचर की कोर के अंदर होती है, आर्मेचर की कोर के अंदर ये होती है। और ये होने के कारण कहां पे होती है, पहले मैं इसकी बात करता हूं। ये होती है आर्मेचर की कोर में, आर्मेचर कोर में ये लॉस होता है। दूसरी बात आर्मेचर कोर में होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हीट पैदा करता है। यह क्षति उष्मा जनित करती है, उष्मा जनित करती है, हीट पैदा करती है। देखो इसके कारण ये लॉस होने का रीजन क्या है, ये लॉस क्यों हो रहा है। मैंने आपको स्टेशन पकड़ करवाया, पूरी डिटेल से बात करवाई थी। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक आर्मेचर है, ये आर्मेचर आपके पास, ये आपके फील्ड के पोल है, मान लिया ऐसे फील्ड के पोल बने हुए हैं यहाँ पे ऐसे। ये इसका N पोल है और ये इसका कौन सा S पोल है, बीच में आपने आर्मेचर को स्थापित कर दिया। ये आर्मेचर के चालक है। बीच में आपकी जो कोर है वो किसकी बनी होती है, तो आप नॉर्मली आप यूज करते हो सिलिकॉन स्टील यूज करते हो। सिलिकॉन डालने का रीजन क्या मैं बता दूंगा, इसका ये रीजन आता है, कारण क्या उसकी बात करेंगे। अब देखो आर्मेचर के चालकों में आर्मेचर अब रोटेशन में आएगा, अगर इसकी DRO ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में आता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, ये ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो किस प्रकृति का होता है, AC प्रकृति का। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात, क्योंकि इसमें आर्मेचर में जो धारा पैदा होती है वो कौन सी होती है, AC होती है। आर्मेचर भी चालक है और ये जो कोर है ये भी क्या है, चालक है, परंतु है कम।
चालक तो है ना, आप यहाँ पे जिसमें मैंने कहा लकड़ी डाल दो, लकड़ी नहीं डाल सकते, क्योंकि इन चालकों में जो ऊष्मा जनित होगी वो लोहे से क्या होती है, स्थानांतरित। इसके दो कारण होते हैं कि आप कोर को लोहे चुंबकीय पदार्थ की क्यों बढ़ाते हो। एक तो ये जो कोर होती है ऊष्मा को क्या करती है, स्थानांतरित कर देती है, कि चालकों में जो ऊष्मा पैदा हो रही है, जो वाइंडिंग में ऊष्मा पैदा होती है, उसका स्थानांतरण करने में काम आता है लोहा, क्योंकि लोहा ऊष्मा को जल्दी से ग्रहण करता है। दूसरा कारण प्रतिस्तंभ का मान नियमन, यानी चुंबकीय रेखाएं आ रही उनको क्या प्रदान करता है, ये आसान रास्ता देता है ऐसे इस प्रकार से। यानी इसमें प्रतिस्तंभ का मान क्या होता है, नियमन होता है, परमेंस का मान क्या होता है, उच्च होता है। समझ में आई दोस्तों मेरी बात। अब देखो अब क्या हुआ, यहां पे धारा जब ऐसी पैदा हुई ना, क्या पैदा हुई, एसी पैदा हुई। अब धारा ऐसी है तो वो क्या उत्क्रमणीय है, एसी का मान बार बार क्या होता है, चेंज होता है, यानी ऐसे पैदा होती है, साइन वेव इसके अंदर क्या होगी, पैदा होगी। जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास ये कोर थी, इसके ऊपर मैंने ऐसे वाइंडिंग को लपेट दिया और इसमें मैंने करंट को क्या किया, फ्लो किया। यहां से धारा प्रवाह की, प्लस दे दिया, माइनस दे दिया। धारा प्रवाह करने के बाद ये कुंडली क्या होती है, चुंबकित हो जाती है। आप जब एक दिशा में चुंबकन बल लगा रहे हैं, आपने ऐसा लगाया यहां से, ये बी के साथ क्या होगी, चुंबकित होगी। आपने धारा का प्रवाह बंद कर दिया तो इसमें फ्लक्स का मान शून्य नहीं होता, इसमें एक शेष चुंबकीय फ्लक्स बच जाता है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेट या बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। अब क्या है, अब अगर ये अवशिष्ट चुंबकत्व है, अगर धारा की दिशा आप वही रखते हो, पहले वाले जो धारा की दिशा, ये आप यही धारा की दिशा अगर रखते हो ना, तो फिर तो कोई समस्या नहीं, फिर तो जहां अवशिष्ट चुंबकत्व उसी दिशा में वापस वहां से बढ़ना क्या होगा, ये शुरू हो जाता है। परंतु अगर धारा की दिशा आप बदल देते हो, आपने जो चुंबकन बल लगाया वो इस दिशा में लगाया, बाद में आपने धारा की दिशा ऐसे क्या कर दी, बदल दी, चुंबकन बल आपने यहां से ऐसे लगाया, तो ये अवशिष्ट चुंबकत्व क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। इस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करना पड़ेगा आपको, और समाप्त करने के लिए आपको एक बल लगाना पड़ेगा, इसको अपने क्या बोलते हैं, निग्रह बल। क्या बोलते हो, निग्रह बल। इस अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए समझ, इसको मैंने बताया कोरेसिविटी, बीएच बकर में पूरी डिटेल से समझाई है बात। अब ये जो निग्रह बल यहाँ पे लगा रहे, उसके कारण जो लॉस हो रहा है, यहाँ पे जो आपने चुंबकन बल लगाया है, और स्टार्टिंग के समय जब धारा की दिशा आपने यहां से चेंज की, उसके कारण अवशिष्ट चुंबकत्व पहले समाप्त होगा, दोबारा से कुंडली दोबारा क्या होगी, चुंबकित होना क्या करके शुरू करती है। उसके कारण जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, अशेष क्षति कहते हैं। परंतु ये धारा की दिशा क्या होती है, बदलती है तब होता है। तो धारा की दिशा यहाँ पे तो क्या हो रही है, बदल रही है, क्योंकि इसमें धारा कौन सी पैदा हो रही है, ऐसी पैदा हो रही है, क्योंकि कभी धारा आपकी प्लस से माइनस की ओर, कभी माइनस से प्लस की ओर, धारा की दिशा बार बार चेंज होती है, प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेश क्षति करेगा। क्या करेगा, स्टेश क्षति, जिसको मैं बक्कर से पूरा समझा देता हूं, आपने डिटेल से मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे मैं डिटेल से दोबारा आपको बता देता हूं। देखो ये आपका बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, एच नेगेटिव हो गया। समझ में आई दोस्तों मेरी बात। अब देखो आपने क्या किया, जब इसमें धारा प्रवाह की तो ये क्या होगा, धारा जैसे से बढ़ रही है तो ये कुंडली क्या होगी, चुंबकित होगी। ये जो कोर है ना, ये कोर, ये मैग्नेटाइजिंग होना क्या होता है, शुरू हो जाती है। क्या होती है, मैग्नेटाइज होना क्या होती है, शुरू हो जाती है। अब कोर मैग्नेटाइज हो रही है, इसमें धारा का मान देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा, तो इसमें जो क्या होगा, ये जो कुंडली है ना, ये जो इसकी कोर अब इस प्रकार से चुंबकित होना क्या होगी, शुरू होगी ऐसे ऐसे, इस प्रकार से। इस बिंदु पे जाके आपकी क्या होती है, सैचुरेट, यानी यहां पे सैचुरेट होगी, बाद में धारा का मान बढ़ाओ, कोर ज्यादा चुंबकित नहीं होती है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। यानी आपने धीरे धीरे धारा का मान बढ़ाया, आपने एच बल लगाया पॉजिटिव दिशा में, जब आपने धारा का मान बढ़ाया, चुंबकन बल आपने बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे आप चुंबकन बल बढ़ाते गए ना, उसके साथ ये क्या होगी, कोर आपकी चुंबकित होनी शुरू होगी। ये कोर क्या हो रही है, चुंबकित हो रही है।
परंतु बाद में आपने धारा का मान यहां पे आके बंद कर दिया। क्या कर दिया, धारा का मान आपने कम करना शुरू किया, यहां पे आके धारा वापस क्या होगी, 0। तो ये तो होगी वे कुंडली, इस प्रकार से धारा का मान कम करना यहां से शुरू कर देती है, इस प्रकार से बिंदु यहां पे पहुंच जाता है। जब धारा का मान आपका शून्य हो गया ना, आपके पास जो ये b का जो मान है वो शून्य नहीं हुआ, b का मान मान लिया p तक बच गया, यानी OP तक ये मान क्या होता है, शेष बच जाता है, शेष बच जाता है। और वही आपका क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व है, रेजिडुअल मैग्नेट है, अवशिष्ट चुंबकत्व। आपने इस दिशा में क्या लगाया, निरय बल लगाया। समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि जो म्यू है ना वो b बटा h का अनुपात है ना, म्यू बराबर आपने पीछे पढ़ा होगा चुंबक में, मैंने पूरी डिटेल से बात बताई, b बटा h का अनुपात है ये, और bs वक्र भी पूरा डिटेल से समझाया मैंने वहां पे, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखो OP तक क्या हुआ, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व शेष बच गया। अब क्या हुआ, धारा की दिशा क्या हुई, चेंज हुई, धारा की दिशा चेंज हुई। तो मैंने नेगेटिव दिशा में धारा का मान यहां तक लगाया, तो पहले क्या करेगा, ये अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करेगा, दोबारा से कुंडली को बाद में क्या करेगा, चुंबकित करेगा। पहले ये क्या करेगा, जब कुंडली में धारा की दिशा आप चेंज करोगे तो ये कुंडली को क्या करेगा, पहले बीचमुखित करेगा। क्या करेगा, बीचमुखित, यानी पहले अवशिष्ट चुंबकत्व उसको क्या करे, खत्म करे। तो यहां तक आने के तक इसका ग्राफ यहां पे पहुंचता है, यानी इसको मैं मान लेता हूं, कुछ भी मान लो, चाहे ए बिंदु मान लो, OA तक ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। यहां पे कोई भी आपने विपरीत दिशा में अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इसको, निरय बल के कारण इसको खत्म किया और नेगेटिव में इसको लगाया है। OA तक क्या कर रहा है, अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त कर रहा है, अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त कर रहा है। कौन कर रहा है, निग्रह बल। उसके कारण जो लॉस हो रहा है वही क्या है, स्टेसिस है। अब देखो, अब इस यहां तक तो क्या हुआ, ये इस बिंदु तक तो क्या अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हुआ, बाद में आपने धारा का मान बढ़ाया तो पुनः वही कंडीशन होगी, विपरीत दिशा में कुंडली क्या होगी, आपकी चुंबकित होना शुरू हो जाएगी। इससे इसका सैचुरेटेड पॉइंट आ गया मान यहां पे, इस बिंदु पे दोबारा से वही बात है, पुनः क्या होगा, इसका मान गिरेगा, इसका मान गिरेगा तो पुनः ये किस कंडीशन पे चली जाएगी, ऐसे जाएंगे आप, ऐसे। ये यहां पे आ जाएगी, वही बात है, बाद में इसका मान b मान लो, b तक फिर क्या होगा, कोई अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया इसके अंदर शेष, ये शून्य नहीं हो रहा, वापस क्या होगी कंडीशन, ये धारा की दिशा फिर बदलेगी, धारा की दिशा बदलेगी तो ये क्या करेगी, इस दिशा में ये क्या करेगी, फिर इसको चुंबकित करेगी। तो यहां तक ऐसे प्रकार से फिर क्या होगा, ये होगा, इसका समापन हुआ, वापस क्या इस दिशा में वापस क्या चुंबकित हो जाएगी ऐसे। तो ये होता है इसका BH वक्र, BH वक्र। और इस BH वक्र का एरिया इतना ही ज्यादा होता है, उतनी लॉसेस क्या होता है, ये ज्यादा होता है। समझ में आ गई मेरी बात। कुंडली को चुंबकित कर रहे हो, बीचमुखित कर रहे हो, चुंबकित कर रहे हो, बीचमुखित कर रहे हो, कब, जब आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है, या जो चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकत्व है वो क्या है, उत्क्रमणीय है। ये लॉस कब होगा, जब चुंबकत्व उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब होता है बदलता हुआ, उत्क्रमणीय का मतलब कभी पॉजिटिव से दिशा फ्लो हो रहा है करंट, कभी किससे फ्लो हो रहा है, नेगेटिव से फ्लो हो रहा है। तो ये देखो, इसके कारण जो यहां पे ये समाप्त करने में जो लॉस हो रहा है ना, ये भी यहां तक लॉस हुआ, बाद में यहां तक लॉस हुआ, और ये जो लॉसेज हो रहा है इसको वापस शून्य करने में ये जो लॉसेज करवा रहा हूं, यानी इसका BH वक्र इतना ही बड़ा होगा, ऐसे मैंने इसको ऐसे बना दिया, मान लिया। यानी इसका जो ये एरिया है, सॉरी, इसका जो ये एरिया है जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रेसेस क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब वो क्या कहता है, इस क्षति को कम करने के लिए मैं क्या करूं, इस क्षति को कम करने के लिए मैं क्या करता हूं, जो कोर है वो किसकी उपयोग की जाती है, सिलिकॉन स्टील की। कोर का किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील। प्रश्न आपको ऐसे पूछ लेता है
कि सिलिकॉन स्टील की कोर का उपयोग क्यों करते हो, तो स्टेसिसिटी को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का स्टेसिस नियतांक बिल्कुल क्या होता है, कम होता है। 10⁻³ जो आप यूज करोगे उनका सभी का जो स्टेसिस नियतांक होता है वो 10⁻³ के लगभग गुणांक में आता है, लगभग। जैसे 0.001 या लगभग 0.002 ये नॉर्मली इनका स्टेसिस नियतांक होता है। तो स्टेसिस नियतांक है सिलिकॉन का यूज करने का रीजन क्या, आपको पूछ लेता कोर में सिलिकॉन का क्यों उपयोग करें, तो आप स्टेसिसिटी को कम करने के लिए। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। उसके कारण और ज्यादा क्या करें, अवशिष्ट मुक्तों को धारण नहीं करें। इसमें अवशिष्ट मुक्तक ज्यादा धारण नहीं होगा। उसमें क्या, अगर ये ग्राफ ज्यादा बड़ा, ये जो एरिया इसका कम तब आएगा तब इसका ग्राफ ये क्या है, छोटा है, अवशिष्ट मुक्तक का मान कम आए तभी इसका जो एरिया कम आएगा। अगर ये बड़ा हो गया, जैसे ये यहाँ पे ऐसे आ गया, इसका एरिया ऐसे आया, मान लिया ऐसे इतना बड़ा हो रहा है, तो इसका अवशिष्ट मुक्तक बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये ज्यादा लॉसेस करेगा। तो वो कितना अवशिष्ट मुक्तक कम धारण करे, इसके लिए अपने किसको डालते हैं, सिलिकॉन को डालते हैं। और सिलिकॉन का स्टेसिस नियतांक क्या रहता है, कम रहता है, तब इस बीएस वक्र का मान क्या रहता है, छोटा रहता है। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। तो स्टेसिस को कम करने के लिए अपने किसकी मात्रा डालते हैं, सिलिकॉन की। क्यों? सिलिकॉन का स्टेसिस नियतांक क्या होता है, कम होता है, जिसका मान 10⁻³ की घातांक में होता है, 10⁻³ की घातांक में होता है, जैसे 0.001 0.002। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। अब देखिए, अब मैं अगर बात करूं, वो अगर सीधा प्रश्न में यहां पे पूछ लेता है स्थिर स्थिति होने का रीजन क्या है, तो चुंबकत्व है या चुंबकीय प्रक्रिया है वो क्या उत्क्रमणीय है या रिवर्सिबल है, बदलता हुआ। मैग्नेटाइजिंग में आपका जो है वो क्या है, रिवर्सिबल है, बदलता हुआ है। उसके कारण ये क्या होगी, क्षति होगी। यानी जहां पे धारा एसी है तभी ये होगा, डीसी है वहां पे ये स्टेज क्षति नहीं होती। अब देखो, अब स्टेज क्षति की मैं अगर बात करूं तो ये जो WH स्टेज स्थिति होती है वो किसके बराबर होती है, तो ये नीटा स्टेज नियतांक होता है, B मैक्सिमम की पावर 1.6 F4B। यानी सिंपल मैं बात करता हूं, अगर बात करूं, देखो राम से, मेरे पास ये दो पोल है हमारे, एक तो N है और एक कौन सा है, ऐसा। इसके बीच में आर्मेचर को स्थापित कर दिया इस चार पार्टों में। इस कोर का नाम A B C D। अब देखो, इस कंडीशन में इसमें धारा अलग प्रकार की पैदा हो रही है। जब यहां पे जाएगी ना ये घूमेगा, तो घूमने के बाद जब ये इस कंडीशन पे चला जाता, CD यहां पे आ जाएगा और ये भी यहां पे चला जाएगा, तो यहां पे धारा की दिशा क्या होगी, अलग अलग हो जाती है। 180 डिग्री के बदलने के बाद धारा की दिशा क्या होगी, बदलती है। और धारा की दिशा बदलेगी तो यहाँ पे जो चुंबकत्व बढ़ रहा है उसकी दिशा भी क्या होगी, बदल जाती है। तो इतने ज्यादा चक्कर लगाएगा ना, उतनी ज्यादा ये क्या होगी, स्टेसिस क्षति। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी के क्या समानुपाती है, क्योंकि धारा की दिशा तभी बदलेगी जब ये क्या होगा, घूम रहा है। क्योंकि इस साल में पहले धारा अलग प्रकार की थी, यहाँ पे अलग प्रकार की है 180 डिग्री घूमने के बाद। यानी जब 180 डिग्री घूम जाती है ये कंडीशन आ जाती है। कोई बात है, फ्रीक्वेंसी के क्या समानुपाती है, ये इसका गुणांक है, ये इसकी घातांक में अपने नॉर्मल जो कांस्टेंट वैल्यू 1.6 इसकी घातांक की वैल्यू ली जाती है। और इसका जो मात्रक आता है वो आता है वाट में, या इसको ले सकते हो जूल प्रति सेकंड, क्योंकि 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 वाट होता है। एन यहाँ पे क्या है, एन है यहाँ पे स्टेसिस नियतांक, स्थिर नियतांक, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये स्टेसिस पदार्थ पे क्या करता है, निर्भर करता है कौन सा पदार्थ आपने यूज किया है, उसका नियतांक क्या है। बी मैक्सिमम क्या है, उच्चतम फ्लक्स घनत्व, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में या किसमें आता है, टेस्ला में आता है, ये सभी को पता है। एफ क्या है, आवृत्ति, जो किसमें आती है, हर्ट्ज में आती है। और वी क्या है, आयतन, जिसकी इकाई घन मीटर। ठीक है, वॉल्यूम किसमें आता है, घन में इकाई आती है, घन मीटर हो गया। आयतन किसमें आई, घन मीटर। छोटी इकाई में घन सेंटीमीटर हो गया। और WH क्या है, स्टेसिस क्षति, स्थिर क्षति। जो किसमें आती है, वाट में।
वाट में या जूल प्रति सेकंड। अब देखो दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो मैंने ये दोबारा से रिपीट किया आपको, इसकी स्थिति मैंने मैग्नेट में करवाई है। अगर जिसके समझ में बाय द वे नहीं आया टॉपिक लगभग, तो आगे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आप बीएच वक्र को पूरा जाके वहां पे देख सकते हो। जो मैग्नेट टॉपिक है उसमें मैंने पूरा बीएच वक्र आपको पूरा समझाया है। निग्रह बल क्या है, चुंबकन बल क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, चुंबकशीलता क्या है, निग्रहिता क्या है, धारणशीलता क्या, सारी बातें मैंने वहां पे समझाई है। कोई समस्या है तो आप बीएच वक्र वहां पे जाके भी देख सकते हो, मेरे वीडियो में डाले हुए। आप वीडियो को देखोगे तो वहां पे जो मैग्नेट टॉपिक आएगा उसके अंदर ये मैंने समझाया है पूरी डिटेल से। तो ये दोस्तों किसकी बात की मैंने, स्थिर स्थिति की बात की या किसकी बात की, स्थिर स्थिति की बात की। इसके बाद देखो दोस्तों, अब स्थिर स्थिति की मैं अगर बात करूं तो ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। इसको इसमें जो आयतन आर्मेचर का उसके भी ये क्या है, समानुपाती। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसका मान बढ़ेगा। कोई आपको ये पूछ लेता है फ्रीक्वेंसी का मान 0 हर्ट्ज है, कितना है 0 हर्ट्ज, तो स्थिर स्थिति होगी तो क्या होगी 0, क्योंकि एसी में होता है, डीसी में फेज लॉस नहीं होता। फ्रीक्वेंसी दुगुनी होगी तो ये भी दुगुना, फ्रीक्वेंसी आधी होगी तो ये भी आधा। समझ में आ गई बात। तो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, ये बीएच डब्ल्यूएच समानुपाती होता है किसके, एफ के, क्योंकि एफ बदल सकता है। ये तो बाद में फिक्स हो जाते हैं। फ्लक्स घनत्व में चेंजिंग आ सकती है, उसकी पावर आपके पास क्या 1.6 है। ये भी चीज का ध्यान रखिए। अब देखो इसके बाद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपकी समस्या हो रही है तो मेरे को आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। और सभी कमेंट किया करो। क्लास अच्छी लगती है तो सभी लाइक और शेयर जरूर किया करो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी किया करो। इसके बाद देखो, इसके बाद बात आती है भंवर धारा क्षति। इसको डब्ल्यू से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं एडी करंट क्षति। क्या बोलते हैं, एडी करंट क्षति। अब देखो ये क्या, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये पोल आपके, एक तो एन पोल हो गया, एक कौन सा हो गया, एस हो गया। इसके बीच में आर्मेचर को स्थापित कर दिया ऐसे, ठीक है जी। और ये डाल दिए मैंने आर्मेचर के चालक, डाल दिया, ठीक है। अब इसको डीआरओ दिया मैंने, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिया, डीओआर। उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ। आर्मेचर चालकों में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, वो आपने कनेक्शन के द्वारा क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। आपने राइजर पे गए, राइजर से कम्यूटेटर के, कम्यूटेटर से सेगमेंटों पे जोड़ने के बाद कार्बन पे गए, कार्बन पे राइजर, राइजर के बाद टर्मिनल बॉक्स, उसके बाद लोड, आपने करंट को बाहर निकाल लिया। कैसे निकाला, आपने जैसे ही आर्मेचर को घुमाया, आर्मेचर वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हुआ। जो क्या हुआ, कनेक्शन से राइजर पे पहुंचा, राइजर से कम्यूटेटर सेगमेंट पे पहुंचा, कम्यूटेटर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, वहां पे लगाए कार्बन बूट्स, उसमें संपर्क बनाया घर्षण के साथ। संपर्क बनाता वो किसके साथ, पिंटल के साथ संबंध हुआ। पिंटल से टर्मिनल बॉक्स गए, टर्मिनल बॉक्स से लोड के पास चला गया। लोड के बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी खपत कर दी, और किस में चेंज कर ली, माने मैकेनिकल में चेंज कर ली, हीट में चेंज कर ली, वो आपकी मर्जी थी। अब देखो आर्मेचर में जो पैदा हो रहा है ना ईएमएफ, यहां पे जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो तो आपने कनेक्शन से बाहर निकाल लिया। किसके द्वारा, कनेक्शन के द्वारा। परंतु ये जो आर्मेचर की कोर है ना, क्या है, आर्मेचर की कोर, इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि ये भी चालक है जरूर, परंतु कम चालक जरूर है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील क्या होता है, चालक होता है। अब ये जो कोर आपने यहां पे यूज कर रखी है ना, ये जो कोर है आर्मेचर की, इसमें जो करंट जनरेट हो रहा है या ईएमएफ जनरेट होगा, उसमें करंट जनरेट होगा, तो वो करंट इसके अंदर क्या होगा, फ्लो होगा ऐसे अंदर ही अंदर। इस प्रकार से करंट वो क्या होता है, इसके अंदर ही अंदर घूमता है, कनेक्शन से आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। और वो करंट जब अंदर ही अंदर घूमेगा तो यहां पे क्या पैदा करेगा, हीट पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, हीट। और उस हीट के कारण जो लॉस होगा वो क्या कहलाएगा, एडी करंट क्षति, या क्या कहलाएगी, भंवर धारा क्षति कहलाती है।
ये तो पैदा तो होनी ही होनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिलिकॉन स्टील डालना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे लकड़ी की तो बना नहीं सकते। इसका रीजन मैंने बता दिया है, नहीं बना सकते। लकड़ी में प्रतिष्ठित का मान ज्यादा होता है, परमियंस का मान बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात, हीट का स्थानांतरण नहीं कर सकता। आप आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हो? वाइंडिंग में पैदा होने वाली हीट को स्थानांतरित करने के लिए, प्रतिष्ठित का मान निम्न रखते हुए, चुंबकीय फ्लक्स को समान रास्ता देते हुए, परमियंस का मान उच्च रखते हुए और चुंबकशीलता का मान उच्च रखते हुए। अब देखो, ये जो हीट पैदा हो रही है ना, हीट, इसके कारण अगर ये ज्यादा हीट पैदा होगी तो उसके कारण क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तब क्या करते हो आप? इन पत्तियों को बारीक बारीक काट देते हो, लेमिनेट कर देते हो, या बारीक बारीक काट के पटलित कर देते हो, एक ही बात है। तब इसका करंट का प्रभाव ज्यादा नहीं रह पाता है, करंट का प्रभाव ज्यादा नहीं रहता है। उस प्रभाव को क्या कर देते हो? कम कर देते हो। तो पत्तियों को क्या करते हैं? लेमिनेटेड करके, क्या करके? लेमिनेटेड करके या लेमिनेशन करके या पटलित करके इस स्थिति को क्या किया जाता है? कम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। शून्य तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। समझ में आई दोस्तों मेरी बात? आप जीरो नहीं कर सकते। यानी पत्तियों को लेमिनेट करके या लेमिनेशन करके या पटलित करके इस लॉस को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। भंवरधारा क्षति को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आर्मेचर की जो कोर है, आर्मेचर जब इसके अंदर घूमता है, आर्मेचर की वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है, वो कनेक्शन से बाहर निकल जाता है, परंतु कोर में भी ईएमएफ जनरेट होता है, उसमें भी धारा जनरेट हो जाती है। वो आप कनेक्शन से बाहर नहीं निकाल सकते। वो धारा इसके अंदर क्या होती है? कोर के अंदर घूमती है, इसके कारण हीट पैदा होती है। इस हीट के कारण जो लॉस होता है वो क्या कहलाती है? आपकी भंवरधारा क्षति कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं? पत्तियों को लेमिनेट करते हैं, पत्तियों को बारीक बारीक काट के धारा के बहुत से रास्ते करते हैं, जिसके कारण धारा का प्रभाव बिल्कुल क्या होता है? निम्न हो जाता है। जैसे सिंपल बात, इसमें पहले 5 एम्पीयर धारा प्रभाव हो रही थी, एक ठोस बनाया इसको मैंने, बाद में मैंने क्या इसको 1000 पत्तियों में काट दिया, तो उस धारा का प्रभाव बिल्कुल क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। और धारा का प्रभाव कम होगा तो हीट भी क्या होगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? तो उसका क्या कर सकते हो? मान कम कर सकते हो। उसको पत्तियों को लेमिनेट करके या पटलित करके या बारीक बारीक काट कर या लेमिनेशन करके इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब ये क्षति होती है, एडिटेड क्षति होती है, वो किसके बराबर होती है? तो W इक्वल टू यहाँ पे होता है B मैक्सिमम स्क्वायर, X स्क्वायर और T स्क्वायर। पत्तियों का साइज नॉर्मली आप लेके चलते हो 0.5 mm फिक्स है एक ही मान। वैसे 0.35 से 0.6 mm लिखते हैं। अगर कहां से कहां नहीं दिया तो 0.5 mm फिक्स लिया जाता है। अब ये क्या है? तो ये एडिकल क्षति है, करंट क्षति। किसमें आएगी? वही बात है, वाट में आएगी या जूल प्रति सेकंड होगा। ये क्या है? फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में आएगा। एफ क्या? आवृत्ति, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये भी किसमें होती है? एसी में होती है, डीसी में ये भी नहीं होती। सिंपल बात है। पत्तियों की मोटाई, किसमें आएगी? एम। पत्तियों की मोटाई कम करके इसको कम कर सकते हैं। जैसे बी को नहीं कम करते, अगर बी को कम करो तो फ्लक्स घनत्व को कम करना पड़ेगा, उसके कारण आपकी क्या होगी? बी का मान गिर जाएगा। वही बात है, फ्रीक्वेंसी कम करने से गति कम करनी पड़ेगी, बी का मान गिर जाएगा। पत्तियों की मोटाई को क्या करते हैं? कम करते हैं। पत्तियों को बारी बारी क्या करते हैं? काटते हैं। अब अगर यहाँ पे प्रश्न ये आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी को दुगुना कर दूं तो लोएचटी कितनी हो जाएगी? सीधा पूछ लिया, मान लिया, तो आप बोलोगे 4 गुनी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बढ़ के समानुपाती इसका संबंध है। उसका क्या था? सीधा संबंध था, परंतु ये ज्यादा होती है उससे भी। अगर आपको प्रश्न ये पूछ लेता कि फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दें तो लोएचटी कितनी हो जाएगी, आयरन लॉस कितना हो जाएगा, तो आप सीधा बोलोगे आयरन लॉस कितना हो जाएगा? 2 गुना। सीधी बात है, क्योंकि इसके साथ ही वर्ग के समानुपाती संबंध रखता है, उसके साथ 10 समानुपाती ये ज्यादा होती है उससे। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है? तो प्लस गंतव्य के इसके साथ वर्ग के समानुपाती संबंध है। तो ये दोस्तों एडिगेंट लॉस दोस्तों और हिस्टैरिसीस लॉस की मैंने आज बात की। आगे अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास आपको अच्छी लगी है सभी लाइक जरूर किया करो, शेयर भी किया करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
और सभी जी जान लगा के मेहनत करना शुरू कर दो। आपको जॉब लगना है, मेरे को लगवाना, आपको ये चीज का ध्यान रख लेना। आप पढ़ो, दिन रात मेहनत करना शुरू कर दो। आप शेड्यूल बना लो, इतनी टाइम मेरी क्लास है, इसके बाद मैं ये न्यूमेरिकल करूंगा, ये मैं निमी की बुक इतने टाइम मेरे को पढ़नी है, मेरे को ये इतने इस टाइम जो मेरे पास ऑप्शनल टाइप बुकें हैं उसको पढ़ना है। सभी क्लासें क्रम से अटेंड करो। जल्दी मैं टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं, ऐप बनवाई जा रही है आपके लिए, ऐप का निर्माण भी कर रहे हैं जल्दी से। तो सभी क्लासों को मेहनत करके जी जान लगा के तैयारी शुरू कर दो। आपका सिलेक्शन मेरे को चाहिए, कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, सीटें कम आएगी, तो सभी जी जान लगा के अभी से पढ़ना शुरू कर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।